जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर एक ऐसे जादुई पास की कल्पना की जाए जो एक झटके में हिमालय की जमा देने वाली बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के शांत बैकवाटर्स तक का दरवाजा खोल दे। अरे वाह, ये कल्पना तो बहुत ही रोमांचक है। बिल्कुल, मतलब एक ऐसा पास जो भारत के उन 106 रहस्यमयी और जंगली हिस्सों में बेरोक-टोक जाने की अनुमति दे, जहां प्रकृति बिल्कुल अपने शुद्ध और अनियंत्रित रूप में है। हाँ, और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी दुनिया के भीतर उतरने का प्रयास करने वाले हैं। सही कहा। और ये चर्चा सिर्फ स्थानों और जानवरों के नाम रटने के बारे में बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य ये डिकोड करना है कि ये जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र है, मतलब इकोसिस्टम, ये इतने खास क्यों है। और एक विशाल देश में प्रकृति को सहेजने के लिए ये 106 राष्ट्रीय उद्यान किस तरह एक ढाल का काम कर रहे हैं। और ये कोई छोटी दुनिया नहीं है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये लगभग 44,402 वर्ग किलोमीटर का एक विशाल क्षेत्र है। बाप रे, 44,402 वर्ग किलोमीटर। हाँ, इतने बड़े इलाके में किसी भी तरह की इंसानी दखल अंदाजी पर कानूनी तौर पर सख्त पाबंदी होती है। मतलब इसे अगर दिमाग में उकेरा जाए तो ये ऐसा लगता है जैसे प्रकृति के चारों ओर एक बहुत बड़ा अदृश्य किला बना दिया गया हो। बिल्कुल सही एनालॉजी है। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव संरक्षण का सबसे उच्च स्तर माना जाता है। अच्छा, सबसे उच्च स्तर। हाँ, एक सैंक्चुरी में फिर भी स्थानीय लोगों को कुछ रियायतें मिल सकती हैं। जैसे कि अपने जानवरों को चराना या सूखी लकड़ियां इकट्ठा करना। लेकिन नेशनल पार्क में मवेशी चराने, लकड़ी काटने या किसी भी तरह के निर्माण की पूरी तरह मनाही होती है। मतलब वहां इंसान का कोई दखल नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। इसका एकमात्र उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाना है और उस पूरे इकोसिस्टम को बिना किसी इंसानी दखल के उसके प्राकृतिक रूप में पनपने देना है। तो इसका मतलब ये एक ऐसा जोन है जहां इंसान सिर्फ एक मेहमान है। हाँ, और वो भी बिना किसी अधिकार के एक मेहमान। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसका इतिहास। इतिहास के बारे में क्या? अक्सर ये माना जाता है कि पर्यावरण को बचाने की बातें या संरक्षण के ये जो आंदोलन है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के दौर में शुरू हुए। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। वही तो, क्योंकि उत्तराखंड के रामनगर में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसकी स्थापना तो 1936 में ही हो गई थी। बिल्कुल सही कहा आपने, 1936 में। उस वक्त तो ऐसी कोई वैश्विक चिंता नहीं थी पर्यावरण को लेकर। फिर किसी ने एक पूरे जंगल को लॉकडाउन करने के बारे में कैसे सोच लिया? 1936 में, जब इसे हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। अच्छा, इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। हाँ, तब इसका मकसद पूरा पर्यावरण बचाना नहीं था। उस दौर में शिकार का चलन इतना ज्यादा था कि बंगाल टाइगर तेजी से विलुप्त होने की कगार पे पहुंच गए थे। तो इस एक खास प्रजाति को बचाने की छटपटाहट ने इस पार्क को जन्म दिया। मतलब शुरुआत सिर्फ बाघों को बचाने से हुई थी। बिल्कुल, और यही वो नींव थी जिसने बाद में पूरे देश की दिशा तय की। 1970 के दशक में जब भारत में बाघों की संख्या खतरनाक रूप से कम हो गई तो देशव्यापी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। और रामगंगा नदी के किनारे बसा ये जिम कॉर्बेट ही था जो इस प्रोजेक्ट के तहत आने वाला भारत का सबसे पहला पार्क बना। क्या बात है। इसने ये साबित किया कि सिर्फ एक प्रजाति को बचाने के लिए आपको पूरे इलाके को कानूनी कवच पहनाना पड़ता है। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। एक प्रजाति को बचाने से बात शुरू हुई और आज ये देखा जा सकता है कि बाघों के लिए कई अलग अलग तरह के सुरक्षित घर बन गए हैं। बिल्कुल, जैसे राजस्थान का रणथंभौर। हाँ, रणथंभौर, जहाँ बाघ ऐतिहासिक किलों और झीलों के बीच घूमते हैं। वो दृश्य कितना शाही लगता है। बहुत ही शाही। वो बाघों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने की बेहतरीन जगह है। लेकिन यहाँ एक चीज बेहद रोचक हो जाती है। जब किसी जंगल में बहुत सारे शीर्ष शिकारी एक साथ रहने लगे तो वहाँ का तंत्र कैसे काम करता है? आपका इशारा किस तरफ है? मेरा इशारा मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क की तरफ है। वहां भारत में बाघों का सबसे अधिक घनत्व है। हाँ, हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी। तो एक ही जंगल में इतने सारे बाघों का होना क्या वहां संसाधनों के लिए, मतलब खाने पीने और जगह के लिए संघर्ष पैदा नहीं करता? एक तरह से ये बाघों का भीड़ भाड़ वाला महानगर बन गया है। ये जीव विज्ञान का एक बहुत ही शानदार पहलू है जिसे समझना चाहिए। बिल्कुल, समझाइए। देखिए, बाघ स्वभाव से बहुत क्षेत्रीय होते हैं, मतलब टेरिटोरियल। हाँ, अपना इलाका बनाकर रखते हैं। बिल्कुल,
एक बाघ को अपना पेट भरने और राज करने के लिए कई वर्ग किलोमीटर के इलाके की जरूरत होती है। लेकिन जब किसी एक जंगल जैसे बांधवगढ़ में बाघों का घनत्व बहुत अधिक हो जाता है तो इसका सीधा बायोलॉजिकल अर्थ क्या है? क्या है? इसका अर्थ है कि उस जंगल में शिकार की आबादी जैसे हिरण या जंगली सुअर अविश्वसनीय रूप से स्वस्थ और प्रचुर है। अच्छा, मतलब खाना इतना ज्यादा है कि उन्हें दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। अगर खाना भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो तो बाघ अपेक्षाकृत छोटे इलाकों में भी गुजारा कर लेते हैं। यह तो इस बात का प्रमाण है कि बांधवगढ़ का इकोसिस्टम कितनी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। 100%। यह एक बहुत ही सफल मॉडल है। पूरी दुनिया में एशियाई शेरों का इकलौता घर है और उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए ये जगह बहुत प्रसिद्ध है। ये सुनने में एक बहुत बड़ी कामयाबी लगती है, लेकिन संरक्षण के नजरिए से मैं सोचता हूं कि क्या सारी उम्मीदें सिर्फ एक ही जगह पर टिका देना एक भयंकर जोखिम नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्योंकि अगर वहां कोई बीमारी या प्राकृतिक आपदा आ जाए तो क्या होगा? खैर, शिकारियों की इस दुनिया से थोड़ा हटकर अब उन विशालकाय जीवों की बात करते हैं, मतलब जो आकार में इतने बड़े हैं कि उन्हें आसानी से कोई शिकार बना ही नहीं सकता। आप गैंडों और हाथियों की बात कर रहे हैं। हाँ, असम के काजीरंगा में पाए जाने वाले एक सींग वाले गैंडे और केरल के पेरियार में रहने वाले हाथी। काजीरंगा दुनिया में एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी का घर है और पेरियार अपनी झील और बोट सफारी के लिए विख्यात है। हाँ, नाव से हाथियों के झुंड देखने का अनुभव ही अलग है। बिल्कुल। काजीरंगा तो ऐसा लगता है जैसे असली दुनिया का कोई जुरासिक पार्क हो। सच में। और पेरियार में पानी के बीच से जंगल को देखना पारंपरिक जीप सफारी के अनुभव को पूरी तरह पलट देता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि असम के दलदली मैदान और केरल की पहाड़ियां, इन दोनों बिल्कुल विपरीत जगहों के परिदृश्य को आकार देने में इन भारी भरकम जानवरों की क्या भूमिका है? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इकोलॉजी में इन विशाल जानवरों को इकोसिस्टम इंजीनियर्स कहा जाता है। इकोसिस्टम इंजीनियर्स, ये शब्द तो बहुत भारी भरकम है। इसका मतलब है कि हाथी और गैंडे केवल जंगल के निवासी नहीं हैं, वो उस जंगल के आर्किटेक्ट हैं। अच्छा, लेकिन एक हाथी या गैंडा जंगल का निर्माण कैसे कर सकता है? इसे हाथियों के उदाहरण से समझते हैं। जब हाथियों का कोई बड़ा झुंड किसी घने जंगल से गुजरता है तो वे पेड़ों की बड़ी बड़ी टहनियां तोड़ते हैं। हाँ, वो तो उनका खाना है। और झाड़ियों को कुचलते हुए चलते हैं। इससे जंगल की छतरी या कैनोपी खुल जाती है तो सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच पाती है। बिल्कुल, और रोशनी पहुंचने से नए पौधों को उगने का मौका मिलता है। इसके अलावा हाथियों की पाचन क्रिया बहुत धीमी होती है। अच्छा? वे भारी मात्रा में फल और पत्तियां खाते हैं और फिर मीलों दूर जाकर अपने गोबर के जरिए उन बीजों को फैला देते हैं। अरे वाह! उनका गोबर बेहतरीन खाद का काम करता है। क्या होगा अगर पर्यावरण इतना मुश्किल हो कि उसमें जिंदा रहना ही एवोल्यूशन की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाए? आप प्रकृति के चरम और अनोखे प्रयोगों की बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। बिल्कुल। ये इतनी ऊंचाई पर है कि वहां पेड़ तक ठीक से नहीं उग पाते। ये हिम तेंदुओं के लिए भारत की छत जैसा है। हेमिस का वातावरण सच में चरम और निर्दयी है। वहां ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम है। बिल्कुल, और ऐसे बर्फीले मरुस्थल में हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड राज करता है। वो खुद को वहां के लिए ढालता कैसे है? उसकी मोटी खाल, उसके बड़े पंजे जो बर्फ पर वजन बांटने का काम करते हैं। अच्छा, स्नो शो की तरह? हाँ, और उसकी लंबी पूंछ जो ऊबड़ खाबड़ चट्टानों पर दौड़ते समय संतुलन बनाने के काम आती है। ये सब ये दर्शाता है कि जानवर अपने भूगोल के आगे हार नहीं मानता, बल्कि खुद को उसके सांचे में पूरी तरह ढाल लेता है। ये तो प्रकृति का लचीलापन है। और हिम तेंदुए का जो रिश्ता ऊंचे पहाड़ों से है, वैसा ही कुछ पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में भी देखने को मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन? हाँ, लेकिन वहाँ पहाड़ नहीं है, बल्कि खारे पानी का एक विशाल दलदल है। और एकमात्र नदी डेल्टा जहाँ बाघ पाए जाते हैं। यही बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। बाघ, जो मुख्य रूप से मीठा पानी पीने वाला जानवर है, वो खारे पानी के डेल्टा में अपना अस्तित्व कैसे बनाए हुए है? सुंदरबन के रॉयल बंगाल बाघों ने सच में जीव विज्ञान के सामान्य नियमों को ही चुनौती दे दी है। कैसे?
उन्होंने खारा या नमकीन पानी पीना सीख लिया है। सच में? हाँ, और उनका शरीर इस अतिरिक्त नमक को प्रोसेस करने में सक्षम हो गया है। वे मीलों तक गहरी नदियों और कीचड़ भरे दलदल में तैर उन्होंने अपना शिकार करने का तरीका तक बदल लिया है, क्योंकि वहां जमीन कम और पानी ज्यादा है। और वहां तो मगरमच्छ भी होते हैं ना? बिल्कुल, खारे पानी के मगरमच्छों के साथ उसी पानी में उनका सह अस्तित्व एक स्पेशलाइज्ड इकोसिस्टम का बेहतरीन उदाहरण है। अगर इवोल्यूशन की चरम सीमा की बात हो ही रही है तो मणिपुर के केबुल लामजाओ नेशनल पार्क का जिक्र आना ही चाहिए। दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क। बिल्कुल, मतलब ये सोचना ही कितना अजीब है कि वहां की जमीन ही लोकटक झील के पानी पर तैर रही है। हाँ, वो बहुत ही अनोखी जगह है। और उस तैरती हुई जमीन पर संगई हिरण पाए जाते हैं। जी हाँ, संगई हिरण। लेकिन भौतिक विज्ञान का एक सीधा सा नियम है, कोई भी भारी जानवर अगर दलदल या स्पंज जैसी तैरती हुई सतह पर चलेगा तो वो धंस जाएगा। लेकिन ये हिरण वहां दौड़ कैसे लेते हैं? ये तो उनके लिए एक तैरते हुए ट्रैम्पोलिन की तरह है। ये शायद इवोल्यूशन का सबसे हैरान करने वाला उदाहरण है। वहां लोकटक झील में जो सड़ी गली वनस्पतियों और मिट्टी के तैरते हुए द्वीप हैं, उन्हें फुम्दी कहा जाता है। फुम्दी? हाँ, ये फुम्दी किसी मोटे स्पंज के गद्दे की तरह होते हैं। अगर किसी सामान्य हिरण को वहां छोड़ दिया जाए तो वो तुरंत धंस जाएगा, लेकिन संगई हिरण के खुर यानी पैर के निचले हिस्से सदियों के इवोल्यूशन के बाद बहुत चौड़े हो गए हैं। अच्छा, चौड़े हो गए हैं? हाँ, जब वे फुम्दी पर पैर रखते हैं तो उनके खुर बाहर की तरफ फैल जाते हैं। इससे उनका पूरा वजन एक ही जगह पड़ने के बजाय एक बड़े हिस्से में बढ़ जाता है। इसी वजह से वो उस तैरती हुई सतह पर भी नहीं धंसते। हिरणों के खुरों का इस तरह से डिजाइन होना एक अद्भुत कहानी है। सच में। लेकिन हिरणों की बात आते ही मेरा ध्यान एक और बुनियादी पहलू पर जाता है। किस तरफ? बड़े शिकारियों की बात हो गई, चरम पर्यावरण की बात हो गई, लेकिन कोई भी जंगल तब तक खड़ा नहीं रह सकता जब तक कि उसमें शिकार यानी प्रे बेस मजबूत ना हो। ये आपने बहुत पते की बात कही है। 1955 में स्थापना हुई और 2000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा में फैला है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्यान है ये। और वहां बाघ तो हैं ही, लेकिन उन्होंने बाघों से ज्यादा एक विशेष हिरण हार्ड ग्राउंड बारासिंघा को बचाने पर जोर दिया। हाँ, और पूरी दुनिया में इसे एक मॉडल माना जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि बाघ जैसे बड़े और आकर्षक शिकारी को छोड़कर एक खास तरह के हिरण को बचाने पर इतना ध्यान क्यों दिया गया? वैश्विक स्तर पर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अगर हम जंगल की फूड चेन या खाद्य श्रृंखला को देखें तो सब कुछ उसी पर टिका है। बाघ उस चेन के सबसे ऊपरी हिस्से पर बैठे हैं, वे जंगल की छत हैं। सही बात है। लेकिन उस पूरी इमारत की नींव ये शाकाहारी जानवर हैं, जैसे बारासिंगा। अच्छा। एक समय था जब कान्हा में बारासिंगा की संख्या घटकर सिर्फ 66 रह गई थी। सिर्फ 66? हाँ, और वे कोई सामान्य दलदली बारासिंगा नहीं थे। कान्हा का जंगल दलदली नहीं है, वहां की जमीन बहुत सख्त है। तो क्या कान्हा के बारासिंगा ने भी अपनी शारीरिक बनावट में कुछ बदलाव किए हैं? बिल्कुल, कान्हा के बारासिंघा ने पीढ़ियों से खुद को मध्य प्रदेश की उस सख्त जमीन के अनुकूल ढाल लिया है, इसीलिए उन्हें हार्ड ग्राउंड बारासिंघा कहा जाता है। उनके खुर दलदली हिरणों जैसे फैले हुए नहीं होते, बल्कि सख्त जमीन पर दौड़ने के लिए बहुत कड़े होते हैं। क्या बात है। कान्हा के वन विभाग ने ये बात बहुत पहले समझ ली थी कि अगर ये बारासिंगा खत्म हो गए तो बाघों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। फिर तो पूरा इकोसिस्टम ही ढह जाएगा। बिल्कुल, भूखे बाघ या तो मर जाएंगे या इंसानी बस्तियों की ओर रुख करेंगे। इसलिए उन्होंने बारासिंघा के लिए विशेष बाड़े बनाए, उनके अनुकूल घास उगाई और आज उनकी संख्या वापस हजारों में पहुंच गई है। यानी नींव बचेगी तभी छत टिकेगी। बिल्कुल सही कहा। शिकार को बचाना ही शिकारी को बचाने का एकमात्र तरीका है। ये बहुत ही तार्किक बात है और यही सिद्धांत शायद उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में भी लागू होता है। दुधवा भी बाघों और बारासिंघा के लिए मशहूर है। हाँ, लेकिन दुधवा की एक और खासियत है, यह तराई क्षेत्र का सबसे घना जंगल है और बिल्कुल भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। दुधवा का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होना वन्यजीव संरक्षण का एक बहुत ही अहम बिंदु सामने लाता है। वो क्या? देखिए, जानवरों को नहीं पता कि राजनीति क्या होती है। हाँ, वो तो है। या नक्शों पर खींची गई लकीरें क्या मायने रखती हैं। उनके लिए नेपाल का जंगल और भारत का जंगल एक ही है। वे मौसम और भोजन के तलाश में एक इलाके से दूसरे इलाके में पलायन करते रहते हैं। इसीलिए कोई भी देश
अकेले अपने वन्य जीवों को नहीं बचा सकता। इस पूरी चर्चा ने भारत के नक्शे पर सच में एक बहुत ही लंबी और गहरी यात्रा तय की है। बहुत ही शानदार यात्रा रही है ये। जिम कॉर्बेट से शुरू हुआ सफर, जहां पहली बार एक प्रजाति को बचाने के लिए कानूनी कवच तैयार किया गया। फिर बांधवगढ़ में ये समझा गया कि शिकार की प्रचुरता कैसे बाघों के घनत्व को तय करती है। और गिर में हमने जेनेटिक बॉटलनेक के आनुवांशिक जोखिम को जाना। बिल्कुल। और काजीरंगा और पेरियार के विशालकाय जीवों ने यह स्पष्ट किया कि जानवर सिर्फ जंगल में रहते नहीं, बल्कि इकोसिस्टम को आकार भी देते हैं। और हेमिस के ऑक्सीजन विहीन ऊंचाइयों से लेकर सुंदरबन के खारे पानी और मणिपुर के तैरते हुए जंगलों ने ये साबित किया कि जीव विज्ञान में हर मुश्किल सांचे में ढल जाने की एक अद्भुत ताकत है। हाँ, और अंत में कान्हा और दुधवा के उदाहरणों ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी बड़े और आकर्षक शिकारी को बचाने के लिए सबसे पहले जंगल के सबसे निचले स्तर के शाकाहारी जीवों को बचाना होगा। तो अगर इन 106 नेशनल पार्क्स की कहानी का सार निकाला जाए तो ये केवल कुछ हजार बाघों या गैंडों को एक बाड़े में बचाने की कहानी नहीं है। शिकारियों पर मरान कसना और इन प्राकृतिक आवासों को बचाना सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता नहीं है, बल्कि हमारी एक नैतिक और वैज्ञानिक जिम्मेदारी है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। बिना इन जंगलों की धरती का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। सह अस्तित्व कोई विकल्प नहीं है, ये जीवित रहने की एक अनिवार्य शर्त है। अगर जंगल सुरक्षित है तभी हमारा भविष्य सुरक्षित है। एक बेहद जरूरी शर्त। और यहीं पर एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जिस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। कैसा सवाल? इस चर्चा की शुरुआत में हमने इन जंगलों को एक अदृश्य किले की संज्ञा दी थी। हाँ, बिल्कुल दी थी। लेकिन दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है और शहरों की कंक्रीट वाली सीमाएं जंगलों के मुहाने तक पहुंच चुकी हैं। ये कड़वी सच्चाई है। तो आने वाले 50 सालों में जब विकास और जमीन की भूख और अधिक बढ़ेगी तो सह अस्तित्व के मायने क्या होंगे? ये सोचना ही डरावना लगता है। जानवरों की जेनेटिक विविधता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, या मानव सभ्यता विकास और प्रकृति के सह अस्तित्व का कोई ऐसा बिल्कुल नया और अभूतपूर्व मॉडल खोज निकालेगी जो आज तक किसी ने नहीं सोचा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें जल्द ही खोजना होगा। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हमारा और इन जंगलों का भविष्य तय करेगा। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।